नमस्कार दोस्तों, हेलो डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर सप्ताह हम अलग अलग चिकित्सक से मिलते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट से मिलते हैं, अलग अलग रोगों पर चर्चा करने के लिए। उसी प्रकार आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर हर्ष मिश्रा को। डॉक्टर हर्ष मिश्रा एक डाइटिशियन है। डाइटिशियन का नाम आते ही अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात घूमती है कि डाइटिशियन सिर्फ इसलिए होता है कि वेट कम करे, यानी वजन कम करे, या किसी स्पोर्ट्समैन को या किसी एक्टर को डाइटिशियन की आवश्यकता होती है। परंतु आज हम इन भ्रांतियों को तोड़ेंगे और सबसे पहले डॉक्टर हर्ष मिश्रा जी से ही जानेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, क्या होता है डाइटिशियन, बताइए। सर बेसिकली डाइटिशियन जो है, खाली मतलब आमतौर पे जो लोग जानते हैं कि मोटा करने का मतलब किसी को वेट गेन करना है या वेट कम करना है, उसके लिए होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाइटिशियन हर जगह रिक्वायर्ड है। जैसे मान लीजिए किसी को किडनी की डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, बीपी की परेशानी है, इसके अलावा लीवर डिजीज़ है, इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ नहीं है, मानसिक ग्रोथ नहीं आ रही है, दौरे पड़ रहे हैं बच्चों को, इस तरह कई परेशानियाँ जिसके जैसे आप महिलाओं को देखिए, आमतौर पे हमारी महिलाएं सभी ये कहते हैं कि भाई हमारे हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, हाथ पैरों में मतलब शरीर में मतलब कई तरह की परेशानियाँ हैं। वो इन सभी बीमारियों में मेन रोल डाइटिशियन का ही होता है। लेकिन आम जनता जो है किसी भी फिजिशियन के पास जाती हैं कि हमें भाई फिजिशियन रिक्वायर्ड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आम बोलचाल की भाषा में हम पूछें तो हम ये कह सकते हैं कि डाइटिशियन वो है जो आपकी डाइट को कंट्रोल करके आपकी बीमारियों पर आपको विजय दिला सकता है। बिल्कुल सर। मेन बीमारी का रीज़न क्या है? हमारा खान पान, रहन सहन, हमारी बुरी अच्छी आदतें, इन्हीं के कारण हमें जो भी बीमारी होती है इसी कारण होती है। हम व्यायाम नहीं करते हैं, सोते समय पर नहीं है, लेट देर तक जागते रहते हैं, सुबह जल्दी उठना तो दूर, मतलब कोई कसरत वसरत कुछ भी नहीं करते हम, इस तरह की चीज़ें, इसी कारण मतलब अननेसेसरी मेडिसिन का यूज़ बढ़ाते रहते हैं। इसके कारण कई बीमारियों को मतलब जड़ है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और शब्द आता है न्यूट्रिशनिस्ट। एक डाइटिशियन और एक न्यूट्रिशनिस्ट में क्या फ़र्क है? सर आमतौर की भाषा में डाइटिशियन न्यूट्रिशन में वैसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। डाइटिशियन हमें डाइट कंट्रोल करना सिखाता है, न्यूट्रिशन के बारे में बताता है। और वैसे दूसरा पहलू देखें तो डाइटिशियन न्यूट्रिशन का भी पहलू बताता है और वेट रिलेटेड या दूसरी बीमारियों से रिलेटेड परेशानियों के बारे में बताता है। तो इसमें कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं है। आपने बताया कि डाइट से हम बीमारियों पर विजय पा सकते हैं। आज की तारीख में अगर बात करें तो हिंदुस्तान में या पूरे संसार में बात करें तो एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा बहुतायत से पाई जाती है वो है डायबिटीज़। बिल्कुल सर। क्या है ये डायबिटीज़? पहले मुझे ये बताइए डायबिटीज़ क्या है, उसके बाद हम चलते हैं कि इसे डाइट से कैसे इस पर विजय पा सकते हैं। सर डायबिटीज़ बोले तो ऐसे मतलब आमतौर की भाषा में लोग मधुमेह रोग भी कहते हैं, या चीनी की या शुगर की बीमारी। आमतौर पे जनता जानती है वो शुगर की बीमारी के नाम से जानती है। सर डायबिटीज़ बेसिकली हार्मोनल डिजीज़ है। मतलब मिठाई खाने या नहीं खाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज़ होने के बाद अपन मीठा कम कर दें तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है, जो आमतौर पर भ्रांति है मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ बेसिकली एक ग्रंथि होती है जिसको पैंक्रियास कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस जो सिक्रेशन होता है उस पर डिपेंड करती है। इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है जो पैंक्रियास सिक्रेट करती है, इंसुलिन का कम बनना या बिल्कुल नहीं बनना डायबिटीज़ का कारण है। क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे एक आम आदमी को पता चल जाए कि उसे अब डायबिटीज़ चेक करवाना चाहिए? सर शरीर के वजन का अचानक बढ़ना, वजन का अचानक कम होना, पसीने आना, अपने सेक्सुअल एक्टिविटी में कमजोरी आना, इस तरह की कई चीज़ें हैं जिसमें स्त्रियों में देखें माहवारी का उतार चढ़ाव, ऐसा में माहवारी आना या माहवारी का बंद हो जाना, इस तरह की चीज़ें डायबिटीज़ के बहुत लक्षण दिखाए। तो आपके अनुसार अगर किसी को डायबिटीज़ के लक्षण पता चलते हैं, उसने टेस्ट भी करवा लिया, उसे पता भी चल गया कि उसे डायबिटीज़ है, उसके बाद उसे किसे संपर्क करना चाहिए? पहले एक फिजिशियन के पास जाना चाहिए या पहले एक डाइटिशियन के पास जाना चाहिए? सर आमतौर पे भारत में सभी लोग फिजिशियन के पास जाना पसंद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी बीमारी की दवा तुरंत चालू करना किसी बीमारी को जड़ से मिटाने का कारक नहीं है। पहले संपर्क उसको डाइटिशियन से करना चाहिए, जहाँ तक हो अपने खान पान रहन सहन में बदलाव करके, मतलब उचित न्यूट्रिशन लेकर, उचित कैलोरी बर्न करके वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। जब डायबिटीज़ बहुत अत्यधिक हो जाए, 200-250 के ऊपर 300 के ऊपर आ जाए, तब उसको फिजिशियन के पास संपर्क करना चाहिए। मेरी राय में तो पहले उसको डाइटिशियन के पास ही जाना चाहिए।
अर्थात आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्राथमिक लक्षण पता चलें डायबिटीज़ के कि डायबिटीज़ है, तो उसे कोशिश करना चाहिए कि वो डाइट को कंट्रोल करके अपने इस बीमारी को रोकथाम सर करें। आहार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम शामिल करके शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइटिशियन क्या सलाह देता है जब उनके पास कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आता है? सर डाइटिशियन सलाह यही देता है कि पहले तो उसका खान पान किस तरह का है, उसका रहन सहन किस तरह का है, उसकी आदतें किस तरह की है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसको सबसे पहले डाइटिशियन जानना चाहता है। उस पर ही डिपेंड करता है कि उसको क्या डाइट सलाह दी जाए। फिर भी एक आम तौर पे डायबिटीज़ पेशेंट को हाई प्रोटीन हाई फाइबर की डाइट दी जाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना के बराबर दिया जाता है और फैट भी बहुत बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, और कसरत को अपने दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी जाती है। ये सब तो फिजिशियन ने अगर दवा लिख दी तो उस दवा के साथ भी जरूरी होगा ये सब करना तो? बिल्कुल सर, और अगर दवा के साथ ये किया जाए तो काफ़ी हद तक दवा की मात्रा को कम किया जा सकता है। और फिजिशियन भी इन सब की सलाह देते होंगे कि ये सब आपको करना चाहिए? सर सलाह देते हैं, लेकिन हर पेशेंट के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर नीड अलग होती है। वो एक आम कॉमन सलाह देते हैं कि आप पैदल चलो, दौड़ो, इनको ये नहीं बता पाते कि कितनी कैलोरी इनको बर्न करनी है, कितनी कैलोरी इनको रिक्वायर्ड है। वो एक डाइटिशियन ही, अच्छा डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट सलाह दे सकता है। चलिए सर, ये तो बात आपने की कि हाई प्रोटीन और हाई फाइबर वाले भोजन उन्हें करना चाहिए, परंतु एक आम आदमी को इन सब के अलावा ज़रूरत होती है, किसमें हाई प्रोटीन होता है, किसमें हाई फाइबर होता है। ये सब आप थोड़ा सा इसे विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे? सर प्रोटीन को जैसे लें तो दालें हुई, इसके अलावा अपना अंडा हुआ, सोयाबीन हुई, इसके अलावा लेग्यूम्स जिसमें पनीर हो गया, अपनी राजमा हो गया, अन्य प्रकार की दालें हुई, अपना मिक्स जो आटा होता है जिसे कहते हैं, मतलब अपने जैसे मिस्सी रोटी भी कहते हैं, हाँ मिस्सी रोटी होगी, इसमें भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है। या राजस्थानी भाषा में बोले बेजड़ की रोटी। हाँ बेजड़ रोटी, इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों आ गया। फाइबर में आप कच्ची सब्जियां आ गई, कच्चे फल आ गए, ये फाइबर का पार्ट है सर। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ खाने की बात। अब इसमें एक और सबसे बड़ा जो समस्या आती है पेशेंट को, वो होती है उसे टाइम शेड्यूल पता नहीं होता है कि किस किस चीज़ को कब कब खाना है। बिल्कुल सर, सही बात है सर। खाने के लिए तो हर पेशेंट का अलग डाइट चार्ट बनाना पड़ता है कि उसका काम किस तरह का है। कई लोग हैं जो ऑफिस में सुबह जाते हैं 9 बजे, रात को 10 बजे आते हैं, तो उनको वो चार्ट नहीं दिया जा सकता कि हम उनको कहें कि 11 बजे ये खा लो, 12 बजे वो खा लो, या 2 बजे ये खा लो। तो एक मोटे तौर पे जो अपन कहते हैं कि खाना जो खाया जाए वो एक साथ नहीं खाया जाए, वो टुकड़ों में खाया जाए। अगर आपको 4 रोटी की भूख है अगर, तो आप 2 रोटी अभी खाएं, 2 रोटी 2 घंटे बाद खा लीजिए। साथ में खाली रोटी जो है अनाज। जाना कि किस प्रकार डाइट को कंट्रोल करके, अर्थात अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव लाके, अपने खाने पीने में कुछ पोषक तत्वों को शामिल करके हम डायबिटीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ और बातें। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले हमें वो बताइए। सर बेसिकली डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार का होता है। टाइप 1 का निर्धारण और टाइप 2 का निर्धारण कैसे किया जाता है, मैं आपको कुछ शब्दों में बताता हूँ। जब इंसुलिन का स्त्राव, यानी इंसुलिन का स्त्राव बिल्कुल नहीं होता, तो चीनी पर नियंत्रण या शुगर पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता, और ब्लड स्ट्रीम में होती हुई सीधी यूरिन से बाहर पास आउट हो जाती है, तो इसे कहते हैं जब बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता, उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 1, जिसमें इंसुलिन आपने देखा होगा इंजेक्शन बाहर से लगाए जाते हैं, उसको टाइप 1 कहते हैं। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। आमतौर पे डायबिटीज़ टाइप 2 ही पाई जाती है, जिसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन कम बनता है, जिसकी मात्रा कम होती है। तो इसमें अपन मेडिसिन देकर या अपने आहार में नियंत्रण करके इसको पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। डायबिटीज़ को टाइम पर कंट्रोल ना कर पाने पर और कौन कौन सी बीमारियां इससे पैदा हो सकती हैं या निमंत्रण हो सकता है, उन्हें कृपया वो भी हमें बताइए। बिल्कुल सर। डायबिटीज़ जो है खाली एक मतलब ये कहा जाता है कि बीमारियों का निमंत्रण है। एक इकलौती डायबिटीज़ होने पर 50 बीमारियों का घर बन जाता है शरीर। जैसे हार्ट को लीजिए आप, डायबिटीज़ से मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट कम होने से शरीर पर अन्य बीमारियां जैसे हार्ट अटैक हुआ या हार्ट डिजीज़ हुई, ब्लड प्रेशर, आमतौर पे आपने सुना होगा जिसको डायबिटीज़ है उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हमेशा रहती है। जी हाँ। कारण मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, क्योंकि जो खाना किसी माता को है, तो जो खाना उनकी बच्ची खा रही है या उनके हस्बैंड खा रहे हैं, तो वही खाना वो भी खाती हैं। कसरत एक्सरसाइज का कोई नामो निशान होता नहीं है। इस कंडीशन में मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल काफ़ी कम हो जाता है, तो फैट जैसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल,
वो धीरे 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 ब्लड वेसल में डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। फिजिशियन के पास जाते हैं वो लोग। फिजिशियन के पास जाने की कंडीशन में एक फिजिशियन हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन उनको लिख देते हैं, लेकिन उसका वो कोई दवाई देना उनका उस चीज़ का हल नहीं है, कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होना, ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन होना, सब मेडिसिन मात्र उसको कुछ समय के लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकती है, लेकिन उस प्रोसेस को रोक नहीं सकती। यहाँ पर डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर हमेशा अटैच रहता है। इसको कम करने के लिए खान पान में जैसे हाई फाइबर डाइट ले ली, फैट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लो सोडियम डाइट ली, प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट ली, ये लेकर अपन उसको इसके खतरे को कम कर सकते हैं। ये तो हुआ एक पार्ट, जैसे मैंने हार्ट डिजीज़ का बताया। इसके अलावा किडनी डिजीज़, वेट गेनिंग, थायराइड, सेक्सुअल एक्टिविटी में कमी, इस तरह की 50 तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने बताया वो सब उन लोगों के लिए बताया जिन्हें डायबिटीज हो चुका है या डायबिटीज़ के लक्षण जिनमें पाए गए हैं। बिल्कुल। ऐसा कौन सी डाइट है जिससे कि एक आम आदमी उसे स्वीकार करे, एक आम आदमी उसे फॉलो करे और उसे डायबिटीज़ से जो बचा सके? सर, आम आदमी को सबसे पहले भी बोला कि अपने खाने पीने में प्रोटीन्स का हाई प्रोटीन डाइट और हाई फाइबर डाइट को शामिल करना चाहिए। और फैट, यानी एक 40 साल की उम्र के बाद मतलब फैट का शरीर में मतलब बढ़ने की स्थिति बनती चली जाती है, तो फैट को थोड़ा सा मतलब यूटिलाइजेशन कम करें, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि गुड फैट यूज़ करें। जैसे भीगी हुई बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, अपने पिस्ता ले सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड के रिच फूड जैसे अपना अलसी हुई, इसका यूज़ कर सकते हैं। इनके वनस्पति और देशी घी का यूज़ करें, इनका यूज़ बढ़ाएं, तो इससे काफ़ी हद तक अपन डायबिटीज के साथ साथ जो होने वाली बीमारियां उनके खतरे को कम कर सकते हैं। साथ में एक हल्की कसरत ज़रूर करें, चाहे अपन 20 मिनट ही वॉक करें, 25 मिनट वॉक ही करें, हल्की कसरत ज़रूर शामिल करनी चाहिए। और सुबह का खाना जो है वो अपन अच्छा लें, जैसे ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात है ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। उसके बाद लंच प्रॉपर लें। उसके बाद इवनिंग में जब भी अपन चाय लें तो खाली पेट चाय नहीं लें, उसके बाद कुछ बिस्किट्स हुए, स्नैक्स हुए ज़रूर लें। और रात का खाना बहुत ही कम, मतलब मैं तो ये कहूँगा सप्ताह में कम से कम 3 बार दलिया खिचड़ी या उबली हुई सब्जियों का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। आपने बताया टाइम शेड्यूल के बारे में बताया कि एक आम आदमी को नाश्ता करना चाहिए, उसके बाद लंच करना चाहिए, उसके बाद डिनर करना चाहिए, बीच में स्नैक्स भी लेने चाहिए। कुछ हम जैसे कामकाजी लोग जो होते हैं, जो कि सुबह जल्दी निकल जाते हैं, वो अक्सर कई बार नाश्ता इतना हैवी कर लेते हैं और उसके बाद सीधा जाके डिनर लेते हैं। ये प्रैक्टिस के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, ये मतलब बीमारी की जड़ यही है। मैं ये कहना चाहूँगा, बीमारी की जड़ ही यही है। अपन टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, आपने 2 दिन खाना नहीं खाया तो क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरे दिन आप 2 दिन का खाना खा लें? ये संभव है? तो वही हम करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलर रखने के लिए हमें एटलीस्ट 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाते रहना चाहिए। भूखा रहना भी एक कारक है डायबिटीज़ होने का। अर्थात जो ज़्यादा फास्टिंग होती है वो भी डायबिटीज़ को निमंत्रण बिल्कुल सर। और एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो अगर फास्ट करना चाहे? सर, डायबिटिक पेशेंट फास्ट करता है, कोई एक डायबिटीज़ के साथ आदमी अपना स्वस्थ जीवन जी सकता है सर। ऐसा कोई परेशानी नहीं है कि वो स्वस्थ जीवन जी नहीं सकता, लेकिन उसमें यही है कि कसरत को शामिल करें, मैंने पहले भी बताया। दूसरा, इसमें कच्ची सब्जियों का यूज़ कर सकता है, क्योंकि व्रत में अपन कच्ची सब्जियां खा सकते हैं। सलाद हुई, जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुई, टमाटर हुआ, प्याज हुआ, इस तरह की चीज़ें वो यूज़ कर सकता है। फल खा सकते हैं, जैसे साइट्रिक फल हुए, जैसे अपना ऑरेंज हुआ, ऑरेंज हुआ, अपना मौसमी हुई, इस तरह की चीज़ें, वो सेब हुआ, इस तरह की चीज़ें ले सकता है। इसमें कोई मतलब परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन खाली पेट नहीं रहना चाहिए उसको। परंतु डॉक्टर साहब, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किस प्रकार संभव है इस प्रकार से डाइट को फॉलो करना? सर, अगर आप ऑफिस जाते हैं, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, अगर आप ऑफिस जाते हैं 9 बजे, तो अपना ब्रेकफास्ट आप 9 बजे, आप सुबह 6 बजे उठिए, कम से कम 2 किलोमीटर की वॉक करिए, ब्रेकफास्ट लीजिए, ब्रेकफास्ट करके आप ऑफिस जाएँ। ऑफिस आप खाना ले जा सकते हैं, खाना ले जाने में कोई परेशानी है नहीं। उसके बाद 4 बजे आप चाय का जो समय होता है उसमें चाय लीजिए, चाय के साथ स्नैक्स लीजिए। उसके बाद रात को आप आते हैं, उस समय आप खाना ले सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि। डॉक्टर साहब, आपने डायबिटीज़ से होने वाली कई बीमारियों के बारे में बताया। एक और सवाल, एक और टर्म हमारे आता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। बिल्कुल सर। ये क्या है और क्या ये भी डायबिटीज़ के कारण आगे बढ़ती है? बिल्कुल सर। आमतौर पे सर
अपन नसों की बीमारी भी लोग इसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप घर में कईयों के हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, हाथ पैरों में सनक सी चढ़ती, कई लोग कहते हैं कि हाथ पैरों में झंझनाहट है, हाथ से किस चीज़ को पकड़ना चाहते हैं और पकड़ नहीं पाते। इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से पैरों के तलों से शुरू होती है, पैरों के तलों में जलन शुरू होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो जाती है। क्योंकि इंडियन जो फूड है वो ना उस स्तर का नहीं है कि हम अपने खाने में सभी चीज़ों को शामिल करें। जो भी मैंने पहले भी कहा, अपन सुबह खाना खाते हैं और रात को ही खाना खाते हैं। डायबिटीज़ के कारण पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत कॉमन चीज़ें हैं जिससे लकवा तक हो सकता है। कारण आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से ये होता है। आज का युवा अक्सर वजन बढ़ाने के लिए या वजन घटाने के लिए टीवी में ऐड देखकर या मेडिकल स्टोर पर पढ़कर MLM कंपनीज के कुछ उत्पाद खरीद लेता है। वो कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल सर। एक्चुअली सर, वेट बढ़ाना और वेट घटाना लोगों को बहुत मामूली सी बात लगने लग गई है, इसलिए वो MLM कंपनीज के चक्कर में या जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनके चक्करों में पढ़कर अपने शरीर को ख़त्म कर लेते हैं। मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँगा, ख़त्म कर लेते हैं। कारण कि मान लीजिए किसी पेशेंट का वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपने सीधा कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट उठाया और खा लिया, लेकिन वो कहाँ तक कारगर है? आपको मान लीजिए थायराइड है, तो वो प्रोडक्ट कहाँ तक कारगर है? कि डॉक्टर जब भी, ये डाइटिशियन जब भी आपको कोई सलाह देगा तो इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे देगा, मतलब एक आधारभूत जांच वो अवश्य कराएगा कि आपको क्या परेशानी है और किस कारण आप वेट नहीं बढ़ रहा आपका। ऐसे नहीं कि मार्केट से आपने 8-10 हज़ार के प्रोडक्ट खरीदे और ले लिए। और MLM कंपनी वाले इस तरह से उसको शो ऑफ करते हैं कि पता नहीं हमारे प्रोडक्ट में क्या है जो कोई जादू कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए किसी पेशेंट की किडनी प्रॉब्लम है, किडनी में कोई भी खराबी है और आप उसको इस तरह का कोई प्रोडक्ट देते हैं जिसमें हाई प्रोटीन डाइट दे दी है, तो वो मतलब मृत्यु तुल्य हो जाएगा, पेशेंट मरने समान हो जाएगा क्योंकि उसकी किडनी डैमेज हो जाएगी। तो ये आमतौर पे MLM कंपनियां जानती नहीं है या एड वाले नहीं जानते। उनको तो अपने प्रोडक्ट को बेचने से मतलब होता है, उनको कोई मतलब नहीं है कि पेशेंट वजन बढ़ाने के लिए कितनी डाइट ले, कितना वो पाउडर खा रहा है या दवा खा रहा है। तो इसलिए मैं आमतौर पर यही कहूँगा कि वजन बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए ना तो आप फिजिशियन के जाएँ, ना किसी दूसरे जो MLM कंपनियां हैं वहाँ पर जाएं, ना किसी ऐड की भ्रांतियों में पड़ें। आप सीधे एक काबिल डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, वो उसको स्टेप बाय स्टेप आपका वेट बढ़ाएगा, वही उचित और कारगर सिद्ध होगा। अर्थात आपका कहना यह है कि चाहे वजन बढ़ाना हो चाहे वजन घटाना हो, किसी तरह की दवाइयों का या पाउडर का इस्तेमाल ना करें और अपनी डाइट को कंट्रोल करें। बिल्कुल सर, डाइट पे कंट्रोल करें। अगर अपने को कोई पाउडर यानी मान लीजिए कोई मतलब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की आवश्यकता भी है तो उसको कितनी मात्रा में, कब और कितना दिया जाए वो एक डाइटिशियन ही जान सकता है। तो इसलिए डायरेक्ट आप बाजार से इस तरह की चीज़ें ना लें, क्योंकि आपको कोई रोग है और आप उसमें वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो वो न्यूट्रिशन भी उस समय कारगर नहीं होगा, वो उल्टा जहर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, क्योंकि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं और यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा व्रत उपवास करती हैं। बिल्कुल। व्रत उपवास के बाद किस तरह से अपनी डाइट को वापस नॉर्मल लाएं, कृपया उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, व्रत उपवास में मैं अभी पहले भी आपको कह चुका हूँ कि लिक्विड की कमी बॉडी में नहीं रहनी चाहिए। व्रत उपवास में अपन कच्ची सब्जियाँ ये तो खा ही सकते हैं, कच्चे फल खा सकते हैं। और मान लीजिए जैसे नवरात्रे आए हैं, अभी 9 दिन का अपना व्रत कर रहे हैं जिसमें अनाज नहीं खाया जाता, तो उस कंडीशन में 9 दिन के बाद आप अनाज पे एकदम अनाज पे फोकस मत करिए। धीरे धीरे, जैसे एक टाइम आपने लंच में आपने ब्रेकफास्ट में आपने अनाज खा लिया तो इवनिंग में आप उसको स्किप करिए। इवनिंग में आप खाली फ्रूट और सब्जियों पर ही डिपेंड रहिए या अपने जूस पर ही डिपेंड करिए। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों टाइम अपन ने तुरंत मतलब गति से, जैसे कहते हैं कि भाई खाना खाना शुरू कर दिया, रोटी या सब्जी इस तरह की, तो वो धीरे धीरे ही चालू करें। धीरे धीरे, जैसे अभी आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया तब लिया, लंच किया तब लिया, लेकिन डिनर में उसको स्किप करना मैं आपको राय दूंगा। एक डाइटिशियन के पास जनरली लोग संपर्क करते हैं या तो वजन बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। आप हमारे टीवी पर बैठे दर्शकों को वजन घटाने संबंधित क्या टिप्स देंगे? क्या ऐसी चीज़ें उन्हें खानी चाहिए अपने आहार में जिससे कि उनका वजन कम हो सके? सर, आहार में सबसे पहले पानी का यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहिए। पानी जो है कम से कम 3 से 4 लीटर अपने दैनिक जीवन में मतलब इस्तेमाल करें लोग। या फिर खाना खाने के बाद जो पानी पीने की हैबिट होती है उसको छोड़ें सर। खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा, अपने खाने में मैं दोबारा बोलूँगा, वजन घटाने के लिए हाई फाइबर का यूज़ करें। जैसे मिक्स जो है जिसे कहते हैं बेजड़ का आटा, उसको यूज़ करें। हरी सब्जियाँ, कच्चे फल, इनका उपयोग ज़्यादा करें। बनिस्पत अपने ऑयली फूड
जैसे घी, तेल, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि घी बिल्कुल बंद करना भी बहुत घातक होता है, क्योंकि हर खाना, हर भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, घी भी शरीर के लिए आवश्यक है। उसमें मैं कहूँगा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड रिच फूड जैसे बादाम हुआ, इससे ये हाई डेंसिटी गुड लिपिड्स कहलाते हैं, बेसिकली ये गुड फैट कहलाता है। इस तरह का यूजेस ज़्यादा बढ़ाएं। घी के बारे में आपने बोला, और आप जानते हैं कि राजस्थानियों को तो बोला ही जाता है घी पॉजिटिव। घी किस प्रकार का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि घी के बिना तो काम चलता नहीं है? सर, घी बेसिकली मार्केट में अभी जिनको मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मैं आमतौर पे बता रहा हूँ, तो उनको जीरो कोलेस्ट्रॉल फैट आता है बाज़ार में, जीरो कोलेस्ट्रॉल स्प्रेड्स आते हैं बाज़ार में, वो उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और घी का उपयोग सर एक सीमा तक ही सही कहलाएगा, क्योंकि अधिक घी, अधिक मतलब मलाई, इसका उपयोग कम से कम ही करना चाहिए, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा सर। या फिर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, आपका कसरत या आपकी दैनिक दिनचर्या इस तरह की है जिसको आप पचा सकें, तो आपको यूटिलाइजेशन करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, घी के बनस्पत आप कच्ची सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, हरे फलों के जूस, इस तरह की चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करें तो अच्छा रहेगा। ये तो बात हुई वजन घटाने की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? वजन बढ़ाने के लिए भी सर दोबारा मैं वही बात कहूँगा, कसरत करें, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, प्रोटीन जो है उसको मैक्सिमम लीजिए। एक्चुअली बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो एक आम हिंदुस्तानी के भोजन में नहीं होती है सर। तो इसलिए कम से कम एक औसत वेट जो है वो 60 किलो माना जाता है पुरुष का, तो 60 के हिसाब से जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, कम से कम 90 ग्राम प्रोटीन पर डे उसको रिक्वायर्ड है सर। 90 ग्राम प्रोटीन जैसे उसको मिलेगा, अगर वो मांसाहारी है तो फिश से मिलेगा उसको, इसके अलावा उसको इस मुर्गी जिसे कहते हैं, जो मुर्गी का मांस खाते हैं, उससे मिलेगा, अंडे से मिलेगा सर, पनीर से मिलेगा। बाकी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप शाकाहार पे जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पनीर हुआ, सोया प्रोडक्ट्स हुए, इस तरह की चीज़ें, बीन्स हुए, दालें हुई, इनसे आप प्रोटीन लें तो वो उसका हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा सर आपको। डॉक्टर साहब, एक और सवाल। अक्सर महिलाएं या पुरुष जो कि अपने आप को पतला करने के लिए या वजन कम करने के लिए अपने आप खाना कम कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, या 2 टाइम की बजाय 1 टाइम खाने लगते हैं, ये कहाँ तक सही है? सर, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। कारण हमारे शरीर को जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो रिक्वायर्ड रहते हैं। हम खाना छोड़ देंगे तो हमें न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेंगे। हाँ, नो डाउट कैलोरी कम हो गई, लेकिन न्यूट्रिशन भी कम हो गया। ऐसे लोग जनरली आपने मतलब आमतौर पे देखा होगा, जिनका चेहरा मुरझा जाता है, स्किन का कलर पीला पड़ जाता है, या शारीरिक कमजोरी आ जाती है, ऐसे लोग इसके शिकार हो जाते हैं। कारण कि वो खाना छोड़ते हैं तो खाने के साथ प्रोटीन छोड़ देते हैं, जो रिक्वायर्ड फैट है वो छोड़ देते हैं, एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स है वो छोड़ देते हैं, इसके अलावा जो फाइबर है वो भी छोड़ देते हैं, इसके अलावा विटामिन्स की पूरी तरह कमी आ जाती है। तो इस तरह से मैंने मतलब कई केस ऐसे देखे हैं, जो जिस तरह की मतलब जो आजकल की लड़कियां, महिलाएं जो वेट कम करने के लिए इस तरह का बिना किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशन की सलाह के बिना इस तरह का काम करती हैं, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, एनीमिक हो जाती हैं, या कई तरह की डिजीज उनको घेर लेती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्जी हो जाती है, तो वो और दूसरी बीमारियों को निमंत्रण देती है। तो इसलिए ऐसा मेरी राय में करना बिल्कुल ही गलत है। अर्थात अगर आपको वजन बढ़ाना है या वजन घटाना है, आपको आवश्यकता है एक एक्सपर्ट डाइटिशियन से मिलने की। आप किसी भी तरीके से इस तरह से नहीं कर सकते कि आप जाकर अपने हिसाब से कोई पाउडर खरीद लें या अपने हिसाब से खाना बंद कर दें या खाना प्रारंभ कर दें। इसके अलावा भी अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो भी आपको एक डाइटिशियन से सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपकी दवाइयाँ, आपका इलाज, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल चलता रहेगा, परंतु एक डाइटिशियन आपको मदद करेगा किस तरह से आप अपनी डाइट को कंट्रोल करके अपने खाने में थोड़ा बहुत बदलाव करके आप उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। हेलो डॉक्टर में फ़िलहाल इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, फिर चर्चा करेंगे किसी